हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 13 की। तो लेक्चर नंबर 12 तक आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग एलसी ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले तक हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन इन सब पर काफ़ी सारी बातें कर ली है। तो आगे का है आपका एलसी ऑसिलेशन। इसमें क्या होगा कि एक आइडियल इंडक्टर कॉइल और एक आइडियल कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड होंगे, और ये जो कैपेसिटर होगा ये फुल्ली चार्ज होगा। फुल्ली चार्ज होगा मतलब मैक्सिमम चार्ज पर जो हो गया ये क्यू नॉट हो गया। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो हो गई क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को जब हम एक आइडियल इंडक्टर कॉइल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर एक सेल की तरह बिहेव करेगा और इसके थ्रू चार्ज या करंट कहिए तो सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये चूंकि करंट की वैल्यू जो यहाँ होगी कनेक्ट करते ही शुरू में बहुत ज़्यादा होगी और ये समय के साथ डिक्रीज होती जाएगी, चूंकि इसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और इसका जो अपोज है वो भी इधर से इसको झेलना है, इसको चूंकि ये बिल्कुल सेल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी का जो वैल्यू है वो आपका लेस देन जीरो, मतलब आई विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। शुरू में ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा करंट आएगा, फिर इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो करंट जो है वो कम होता जाएगा। एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए कि एट टी टाइम पर आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, और उस वक्त ये जो अपोज कर रहा है वो एल डी आई बाई डी टी का इसमें अपोज हो रहा है, और डी आई बाई डी टी जो होगा वो आपको निगेटिव होगा, मतलब आई डिक्रीजिंग इन नेचर होगा। तो इसी कंडीशन को हमको स्टडी करना है। तो होता क्या है कि इसकी सारी एनर्जी जो है धीरे धीरे आकर के इसमें स्टोर हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये बिल्कुल चार्जलेस हो जाता है और इसके पास एनर्जी आ जाती है। तो फिर अब ये जो है ये एनर्जी है इसके पास, तो ये सेल की तरह काम करता है, और फिर इसकी वजह से चार्ज जो है वो सर्किट में दौड़ना शुरू हो जाता है। तो फिर इसकी एनर्जी खत्म होती है और वापस वो कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। तो फिर कंटिन्यू फिर उधर से एनर्जी इधर आनी शुरू हो जाती है, इसमें जमा होगी, फिर इसकी एनर्जी इधर से उधर होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरह से एनर्जी जो होती है वो ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर कॉइल। तो इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि when a charge capacitor is connected to an inductor coil, the capacitor will send the current or charge to the inductor coil, which will be opposed by the coil by developing the EMF, and as a result the capacitor will have to do some work done, which remains stored in the form of potential energy in the inductor coil. A time reaches when the total energy of the capacitor is stored in the inductor coil. Now the inductor coil starts sending current to the capacitor, and as a result the energy of the inductor coil will decrease and will be stored back in the capacitor, and the process is repeated again and again, and the phenomenon is known as LC oscillation. ठीक है, वही बात है, इसकी एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर कॉइल में, और फिर उसके बाद ये पूरी तरह से इसका एनर्जी खत्म और ये इसमें सारी एनर्जी आ गई, तो फिर इसकी एनर्जी जा करके उसमें जमा होगी। तो ये काम कंटिन्यू चलता रहता है, इसी को कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो क्लियरली इन दिस केस द एनर्जी विल बी ऑसिलेटिंग बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी जो होता है उसका ऑसिलेशन होता रहता है। मैथमेटिकली अगर हम इसमें लिखना चाहें तो क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ये जो कैपेसिटर है और ये जो इंडक्टर कॉइल है दोनों क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स हैं, मतलब इनसे एनर्जी का लॉस नहीं होता। रेसिस्टेंस अगर होता तो वो एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है, उससे एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पर एनर्जी सिस्टम का कंजर्व रहेगा, तो टोटल एनर्जी किसी भी वक्त लीजिए, शुरू के वक्त या फिर किसी भी टाइम में, तो टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। तो एट एनी टाइम टी मान लीजिए कि कैपेसिटर पर चार्ज क्यू है, और उसके बाद जो है ये इंडक्टर का जो अपोज है वो एल डी आई बाई डी टी है, क्योंकि उसका करंट आई है और वो डी आई बाई डी टी के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो आप एट एनी इंस्टेंट मान के चले कि अगर इसमें इस वक्त आई करंट जा रहा है तो इसमें जो एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी क्योंकि क्यू चार्ज उस पर बचा है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c होगा। दोनों एनर्जी का सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c, और इधर डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, सो राइट साइड में जीरो हो जाएगा। बाकी को आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हाफ एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आई स्क्वायर का 2i डी आई बाई डी टी, और उसी तरह से क्यू स्क्वायर का
2q आ जाएगा और dq/dt, और बाकी 1/2c इसका भी बाहर आ गया। और फिर कैंसिलेशन करने के बाद आप एक इक्वेशन पे उतरते हैं इस तरह से, आई आप यहाँ पर बाहर करके जीरो कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन आपको मिलता है LdI/dt प्लस q/c इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे di/dt को हम लोगों ने डबल डिफरेंशिएशन ऑफ q लिख सकते हैं, है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। तो L इंटू d2q/dt स्क्वायर प्लस q/c इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ तक आप, ये तो हो गया एनर्जी मेथड से इस इक्वेशन तक पहुँचना। आप चाहें तो डायरेक्ट भी KVL से पहुँच सकते थे। तो मेथड 2 में हमने लिखा है फ्रॉम KVL। यहाँ से देखिए, अगर हम सर्किट को घूमना चाहें, लूप में घूमना चाहें, तो यहाँ से जा रहे हो तो निगेटिव टर्मिनल है और किसी वक्त इस पर चार्ज क्या है, Q है, तो आप -q/c लिखेंगे यहाँ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर आप यहाँ से यहाँ आइए तो ये देखिए सेल इस तरह से अपोज कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा LdI/dt। लेकिन चूंकि ये di/dt डिक्रीजिंग है, I जो है मतलब निगेटिव है, जैसे I जो है वो क्या हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो करंट भी कम होता जाएगा। तो फिर क्या होगा कि एक माइनस आपको अलग से आएगा, चूंकि di/dt इज निगेटिव, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस आपको अलग से लगाना पड़ता है। आप जानते हैं कि डिक्रीजिंग के केस में एक माइनस लगता है, सो माइनस LdI/dt हो जाएगा। और उसके बाद चूंकि प्लस से एंट्री मार रहे थे इसलिए वो प्लस रहेगा और एक ही माइनस रहेगा, तो -q/c। और इधर आपका डायरेक्ट प्लस होता अगर di/dt इंक्रीजिंग होता तो, लेकिन I चूंकि डिक्रीजिंग है, सो di/dt इज निगेटिव, तो इसकी वजह से एक माइनस लग गया और इस तरह से, तो दोनों साइड में माइनस लग गया और आपका ये देखिए लूप यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो -q/c और यहाँ पर प्लस LdI/dt तब होता है जब I इंक्रीजिंग, लेकिन I डिक्रीजिंग की वजह से एक माइनस इसमें भी लगेगा, दोनों जगह माइनस लग गया और क्लोज हो गया आपका लूप। तो फिर ये दोनों माइनस बाहर निकल के खत्म, तो आपका q/c प्लस LdI/dt इस तरह से इक्वेशन बना। और di/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज, है ना, I इज dq/dt, तो आप di/dt को सेकेंड डिफरेंशिएशन d2q/dt स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। सो L इंटू d2q/dt स्क्वायर प्लस q/c इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद देखिए, ये जो इक्वेशन आपको होता है, ये मैथमेटिकली ये कहता है कि ये जो इसका सॉल्यूशन आएगा मैथमेटिकली, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो वो ज़रा आगे देखिए, जो SHM के इक्वेशन को कंडक्ट करता है। तो आगे समझते हैं मैथमेटिकली। फर्दर एनालिसिस में मैथमेटिकली देखिए, हमारे पास था LdI/dt प्लस q/c इक्वल टू जीरो। तो di/dt को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज d2q/dt स्क्वायर आप ये कर सकते हैं प्लस q/c इक्वल टू जीरो। जिनको दिक्कत हो रही है तो आप समझते हैं कि I dq/dt, तो अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करोगे di/dt, तो ये डबल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा d2q/dt स्क्वायर। तो इसी को लिखा गया है ये, और यही इसी चीज़ को यहाँ से L जो है, हम लोग L को L से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो d2q/dt स्क्वायर प्लस q/LC इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन याद रखना है। और ये अगर इधर लेकर के आते हैं तो -1/LC एंड इंटू क्यू कर सकते हैं। सो ये जो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM एक्चुअली में। तो ये जो है सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो एक्चुअल में SHM का इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसी बात को लिखा गया है। तो इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन चार्ज व्हिच इंडिकेट्स द चार्ज विल बी ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली विथ फ्रीक्वेंसी n, है ना। तो चार्ज जो होगा अब इस इक्वेशन के हिसाब से वो ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि कभी वो कैपेसिटर पर जाएगा, फिर वहाँ से गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो इस तरह से वो Q माइनस Q फिर से Q इस तरह से वो बनता रहेगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी n, और ये सिंपल हार्मोनिकली ये काम को करेगा। तो जैसे आप नॉर्मल सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में आप पढ़ते हैं इस तरह का, x के रिस्पेक्ट में d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x, इस तरह का आप टर्म्स पढ़ते हैं। तो यहाँ x की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह आपका वो क्या है, चार्ज है ना। तो कैपेसिटर के प्लेट पे कभी प्लस चार्ज आ जाएगा मैक्सिमम में Q0, फिर वो बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगा, फिर वो माइनस Q0 बन जाएगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते जीरो आएगा, फिर वो फिर प्लस Q हो जाएगा, इस तरह से वो चलता रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ SHM है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म होता है ओमेगा स्क्वायर ही हो जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ये कॉन्सेप्ट ऑफ SHM के हिसाब से आप कंपेयर करने पर इसको लिख सकते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा बिकम 1/√LC, ठीक है, ये इस तरह समझ सकते हैं। और ओमेगा को आप लिखते हैं 2πn,
तो 2πn अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी को देखना चाहते हैं तो 2πn इक्वल टू 1/√LC, सो n इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये बड़ा ही काम का इक्वेशन होता है। तो LC ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी की बात होती है, सो 1/2π√LC आप लिख सकते हैं, और ये ओमेगा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी बात होगी तो 1/√LC इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, तो मैथमेटिक्स में वो तरीका डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जो Q के लिए वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको इस तरह से आती है, वो साइन फंक्शन में आती है। तो मान के चलिए Q बराबर Q0 cos ω0t, आप साइन ω0t भी लिख सकते थे और cos भी लिख सकते थे, डजेंट मैटर। लेकिन ये मान के चलते हैं कि t जब 0 था तो उस वक्त आपका जो इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर था वो Q0 था, तो इसलिए आप cos लगाइए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि इंडक्टर में जब आपकी एनर्जी स्टोर हो गई थी और उस वक्त से अगर आप लीजिएगा तो फिर आप कैपेसिटर की एनर्जी उस वक्त 0 होती, तो आप t बराबर 0 के लिए फिर आप साइन लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग cos से शुरुआत करेंगे, ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि t 0 होने पर cos 0 इज 1, मतलब इनिशियल चार्ज Q0 था जो कैपेसिटर के ऊपर था, तो लॉजिकली है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें ये टर्म मिलता है Q0 cos ω0t। और अब इसी को जब आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप इसके साथ फिर लिखोगे तो वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो वो चलिए मैथमेटिकल चीज़ें हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को हम ये प्राप्त करते हैं कि चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, सो Q0 cos ω0t। ओके, अब इसी से अब जब Q है हमारे पास तो एनर्जी के कैलकुलेशन किए जा सकते हैं कि कैपेसिटर पर जो इनिशियल एनर्जी होगी उसको U0 कहा जाए, तो क्या हो जाएगा फिर Q0 का स्क्वायर/2c, है ना। और अगर किसी इंस्टेंट में कहा जाए तो Q²/2c, और Q का वैल्यू ये वाला रख दीजिए, Q0 स्क्वायर/2c एंड दिस cos स्क्वायर ω0t। तो Q0 स्क्वायर/2c और cos स्क्वायर ω0 को आप जैसे आप लिख सकते हैं 1 + cos 2 ω0t एंड बाई 2, चूँकि आप एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और UL की बात करते हैं, अगर आप मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल, तो हाफ LI स्क्वायर होगा, और I जो होगा वो क्या होगा, तो आप एक नज़र यहाँ पर भी देख सकते हैं कि Q हमारे पास आ गया Q0 cos ω0t, तो I आप dQ/dt कर सकते हैं, dQ/dt आप करेंगे तो क्या बन गया, ये Q0 और ω0 सामने आएगा और cos का हो जाएगा माइनस साइन ω0t, सो I बिकम माइनस Q0 ω0 साइन ω0t। ठीक है, उसके बाद di/dt भी निकाल लीजिए, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा। di/dt अगर आप निकालते हैं तो माइनस Q0 ω0 स्क्वायर एंड साइन का बन गया ये cos ω0t। और I मैक्स की बात अगर करेंगे तो इसका मैक्स मतलब Q0 ω0, वो चीज़ चली आएगी। और di/dt अगर मैक्सिमम चाहिए तो फिर Q0 ω0 का स्क्वायर, di/dt मैक्सिमम चाहिए तो Q0 ω0 का स्क्वायर। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए तो Q/C लिखिए, और Q आपके पास है तो इसको रख दीजिए Q0 cos ω0t/C। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कॉइल चाहिए तो L di/dt से भी आप लिख सकते हैं, तो माइनस L और di/dt जो था आपका ये वाला था, तो उसको आप लिखिए तो माइनस L और Q0 ω0 स्क्वायर एंड cos ω0t। तो इस तरह से हम लोग VC एंड VL ये सबको प्राप्त कर सकते हैं इजली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इंडक्टर की एनर्जी की बात हो रही थी, तो हाफ LI स्क्वायर, अब I की वैल्यू हम लोग के पास है यहाँ से, तो इसको रखिए I का स्क्वायर, सो Q0 स्क्वायर Q0 ω0 साइन ω0t, इसका होल स्क्वायर, तो माइनस है तो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही हो जाएगा, सो दिस बिकम हाफ L Q0 स्क्वायर ω0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω0t। और फिर आप यहाँ पर देखिए Q0 ω0 को I मैक्स आप कह सकते हैं, अब I मैक्स Q0 ω0 था ही, तो I मैक्स का स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर ω0t, है ना। तो साइन स्क्वायर ω0t को आप 1 माइनस cos 2 ω0t/2 ऐसे कर सकते हैं। देखिए फायदा क्या होता है इससे कि आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है ये भी एक तरह से ऑसिलेशन को फॉलो करेगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी आप देख सकते हैं t के साथ जो लगा हुआ है 2 ω0, तो वो 2 ω0 हो जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं वो 2 ω0 एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इनके इस 2 ω0 कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज ω0 से ऑसिलेट कर रहा है तो एनर्जी का ऑसिलेशन 2 ω0 से होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट द चार्ज विल ऑसिलेट विथ फ्रीक्वेंसी ω0 एंड द एनर्जी विल बी ऑसिलेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी 2 ω0। मतलब एक बार में चार्ज जो है प्लस Q0 से 0 हुआ, फिर माइनस Q0 हुआ, फिर माइनस Q0 से 0 होकर के फिर से प्लस Q0 हुआ,
तो एक ऑसिलेशन पूरा हुआ और इतनी देर में एनर्जी जो है कैपेसिटर में 2 बार आपका मैक्सिमम अटेंड कर लेगा और 2 बार मिनिमम अटेंड कर लेगा, है ना। तो ये चीज़ उसमें कही जा रही है। और इंडक्टर कॉइल में भी यही बात होगी, 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम हो जाएगा, माने एनर्जी का ऑसिलेशन 2 कंप्लीट हो जाएगा जब तक चार्ज अपना एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, है ना। तो ये सारी बातें होगा, ये चीज़ पूछी जाती है। सो इसको हम लोग अलग से लिख दिया कि अगर चार्ज का ऑसिलेशन ओमेगा नॉट हुआ तो एनर्जी का ऑसिलेशन 2 टाइम्स ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। तो एसएचएम में ये सब चीज़ें तो होती ही, आप जानते हैं कि बॉडी जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी ऑसिलेशन जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हो जाएगी उसके चार्ज के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के डबल, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की चीज़ थी। तो इसमें हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को याद रखेंगे 1/2π√/LC, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन बोलता है तो 1/√/LC, इसको याद रखना है। ये सब चीज़ें हैं, है ना। और ये वाली लास्ट वाली लाइन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं भी इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए बच्चों, अब एलसी ऑसिलेशन के बाद आपको उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा एलसीआर ऑसिलेशन, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। एलसी ऑसिलेशन में क्या था कि एक चार्ज कैपेसिटर को आपने एक आइडियल इंडक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट किया था और फिर आपने देखा था कि एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा था। इस केस में एलसीआर में क्या होगा, बीच में एक रेसिस्टेंस होगा। प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ सर्किट का रेसिस्टेंस तो रहता ही है। तो उस हिसाब से आपका जो वो एलसी ऑसिलेशन वाले कॉन्सेप्ट थे वो एक तरह से कहा जाए तो आइडियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियल में जो होगा वो एलसीआर ही होता है सब जगह। तो जो ऑसिलेशंस हमारे होते हैं वो इन्फिनिट टाइम तक चल नहीं सकते, वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस आर होगा उसके थ्रू एनर्जी जो होगी रिलीज होती रहेगी। तो जो भी चार्ज इसका था वो वैल्यू आप एक बार इधर से इधर आए फिर जो इधर से इधर गए तो जितनी एनर्जी इसमें थी उतनी एनर्जी इसमें आ नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ रास्ते में डिसिपेट हो गया। फिर जब इधर से उधर जाएगा तो वो भी इसमें जितनी थी वो पूरी नहीं जा पाएगी, क्योंकि फिर वो इसके थ्रू जाएगा तो फिर से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी और इसमें फिर से एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। तो एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाती है और जो चार्ज आपने यहाँ पे रखा था वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। एक समय आता है कि ना चार्ज बचेगा ना एनर्जी, तो सर्किट से एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के ऑसिलेशन को कहते हैं हम लोग एलसीआर ऑसिलेशन। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन द कैपेसिटर विल सेंड द करंट इट विल सर्टेनली पास थ्रू द रेजिस्टेंस एंड एज ए रिजल्ट द हीट एनर्जी विल बी डिसिपेटेड और लॉस्ट थ्रू द रेजिस्टेंस, as a result of which the amplitude of oscillation of the energy or the charge will keep on decreasing with time and hence it is known as damped oscillation। तो इस तरह के ऑसिलेशन तो होंगे जरूर, लेकिन उसको क्या कहना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहना है। इसमें जो भी हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशन लाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे बनेगा। इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपको काफ़ी सारी मैथमेटिक्स लग जाती है उसको सॉल्व करने में। तो हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट है उस पर जरूर फोकस करिए कि इस केस में जो भी चार्ज आएंगे, अगर इनिशियल चार्ज आपने क्यू नॉट इस पर दे रखा था तो उसके टर्म में कुछ ऐसे आंसर आते हैं कि जो चार्ज एट एनी इंस्टेंट टी आएगा वो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी एंड देन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव आपका कोई भी फेज इनिशियल फेज वगैरह हो सकता है। तो ये हम जो जैसे एसएचएम ऑसिलेशन के इक्वेशन में पढ़ते थे इनिशियल फेज, तो वही है फाइव। तो यहाँ पर ये क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी एंड देन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ बीटा को जो होता है इसी से मेन होता है थोड़ा बहुत, जो भी एग्जाम में आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, तो यही सब रिलेटेड टर्म्स होते हैं। तो इसको बस एक बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो बीटा इज डैम्पिंग कॉफिशिएंट कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है R/12। जो कांस्टेंट वैल्यू है, आर आपके सर्किट का कांस्टेंट है, एल आपके सर्किट का कांस्टेंट है। सो R/12 इज नोन एज डैम्पिंग कॉफिशिएंट जो यहाँ पे लगता है। और यहाँ जो ओमेगा है वही हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसको भी लिखते हैं किस तरह से, तो √(ओमेगा0² माइनस बीटा²। और ये ओमेगा नॉट क्या था, तो जो हम लोग ने एलसी ऑसिलेशन में ओमेगा नॉट पढ़ा था 1/√LC, तो वही होता है ये। तो ओमेगा0² माइनस बीटा²। अब आप ओमेगा नॉट जानते हो, बीटा जानते हो, तो इनको फिर यहाँ पुट करो तो 1/LC माइनस R/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाती है ओमेगा। अब अगर ओमेगा देखिए चूंकि रूट में है और ये चीज़ अगर रियल आनी है तो रियल आने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, है ना। मैंने आर की वैल्यू तो उसी पे आ जाती है स्पेशल केस। अगर आर छोटा होता है किससे, तो √4L/C से,
तो फिर ओमेगा आपका रियल आएगा, ये टर्म इसमें माइनस हो जाएगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी। तो रूट के अंदर तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए ना। तो पॉजिटिव आने के लिए जो कंडीशन है कि आर को छोटा होना पड़ेगा √4l/c से। तो ओमेगा रियल है, मतलब कह सकते हैं इस केस में ऑसिलेशन एग्जिस्ट करेगा एंड विल कंटिन्यू फॉर सर्टेन टाइम, है ना, विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन कंटिन्यू करेगा जब रेसिस्टेंस की वैल्यू √4l/c से छोटी होगी। लेकिन अगर ये इसके अधिक हो जाएगी या इक्वल भी रहेगी, तो फिर इक्वल रहेगी तो ओमेगा 0 हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा तो ओमेगा नेगेटिव हो जाएगा। सो इमेजनरी ही कहेंगे, और इस केस में ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा अगर r √4l/c से बड़ा हुआ। तो √4l/c कैसे आया, तो इसको आप 0 करके यहाँ पे देख सकते हो। मतलब कि 1/LC अगर r/2l के होल स्क्वायर के इक्वल हो, तो आप देख सकते हैं r²/4l² यहाँ से कट करो तो r सॉल्व करो तो √4l/c आ जाएगा। तो यहाँ पर जब तक r की वैल्यू √4l/c से छोटी है तो आपको ओमेगा रियल मिलेगा और ऑसिलेशन पॉसिबल होगा, डैम्पिंग ही होगा बट पॉसिबल होगा। लेकिन अगर r ग्रेटर हो गया तो फिर इमेजनरी होगा, इक्वल होगा तो 0 होगा, मतलब दोनों ही केस में आपको ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर इक्वालिटी है तो ओमेगा 0 और इमेजनरी ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इक्वालिटी के केस में 0 और फिर ग्रेटर हुआ तो इमेजनरी, तो ऑसिलेशन नहीं होगा। तो ग्राफिकली जब ऑसिलेशन होगा तो आप देख सकते हैं कि शुरू में चार्ज वर्सेस टाइम देखिए, तो ये इस तरह से ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाएंगे। e⁻βt का फंक्शन है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो आप जानते हैं e⁻∞ 0, तो चार्ज आपका 0 होने में एक काफ़ी लॉन्ग टाइम लेगा ज़रूर, लेकिन वो इस तरह से घटती जाएगी, उसकी एम्पलीट्यूड जो है लगातार टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू घटती जाएगी। तो इस तरह से वो ऑसिलेशन होगा ज़रूर, लेकिन डैम्पिंग ऑसिलेशन हो जाएगा, है ना। और ये जो आप ओमेगा देख रहे हैं ये भी 1/LC माइनस r/2l का होल स्क्वायर। तो ये सारी LC R वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए जो ओमेगा जो भी बनेगा वो कांस्टेंट ही बनेगा, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड जो होगी वो लगातार कम होती जाएगी। तो इस तरह से ये LCR ऑसिलेशन हो गया, जिसमें डैम्पिंग ऑसिलेशन का केस होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रियल कब होगा, है ना, कब ये LCR का ऑसिलेशन पॉसिबल होगा। तो ये सब वैल्यू R, L और C का दे करके कंपेयर करवाता है। सो हम लोग देख लेंगे R इज लेस देन √4l/c। तो ये सब थोड़ा सा काम करता है। और डैम्पिंग कोएफिशिएंट r/2l कभी कभी इसके बारे में ही पूछता है, और ओमेगा की वैल्यू भी पूछता है, तो √1/LC माइनस r/2l का होल स्क्वायर। तो ये सब जरूरी है। और ये LC ऑसिलेशन के केस में ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी एक तरह से कहलाती है। सो 1/√LC इसको भी याद रखना है। तो ये सारा हो गया आपका LC ऑसिलेशन एंड LCR ऑसिलेशन के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में तो हम लोग इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना, और DC मोटर्स होते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।